दो बड़े स्टेट्स के चुनाव और एक सेंट्रल पार्लियामेंट के अंदर जो इशू है वुमेन्स रिजर्वेशन को लेके, और दो बड़े चुनाव कौन से, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, और सबकी निगाहें उसके ऊपर हैं। उन स्टेट्स के लिए नहीं, इस बात के लिए कि क्या तेल के प्राइस चुनाव के बाद बढ़ेंगे, ये जो पूरे देश में लोग देख रहे हैं। वुमेन्स रिजर्वेशन जो हुआ है पूरे देश के लिए था, पास नहीं हो पाई अमेंडमेंट, पर क्या उसका महिलाओं के अंदर तमिलनाडु या वेस्ट बंगाल में कोई प्रभाव पड़ेगा? क्या लॉ ऑफ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज होंगे कि साउथ नॉर्थ डिवाइड जो बहुत बारी डीएमके कहता है अगेंस्ट हिंदी इंपोजिशन, जो पूरा एक एजेंडा है कि सेंटर किस तरह कंट्रोल करता है, क्या उसको दोबारा अनइंटेंशनली हवा मिल गई है, डीएमके का फायदा हो गया है? क्या ममता बनर्जी का कुछ लॉस हो गया है वुमेन्स रिजर्वेशन में, क्योंकि वुमेन उनका कोर वोट बैंक है? और जो स्टेट में, दोनों स्टेट्स में अनेकों मुद्दे हैं। तो आपको पता है कंसिस्टेंटली आप हमारे चैनल पे देख ही जा रहे हैं, अमिताभ तिवारी जी आते हैं, वो बताते हैं ओपिनियन पोल्स क्या चल रहा है, उनकी संस्था वोट वाइब जो इन डेप्थ सर्वे कर रही है उसमें क्या चीजें सामने आ रही है, क्या मुद्दे बदल रहे हैं, क्या बन रहे हैं, और वो खुद जमीन पे जाते हैं। पिछले हफ्ते वो वेस्ट बंगाल में थे, इस हफ्ते जब मैं बात कर रहा हूं तो वो तमिलनाडु में है। तो इन दोनों स्टेट्स प्लस विमेन इशू का क्या असर होने जा रहा है वो सब डिस्कस करेंगे। थैंक यू अमिताभ जी फॉर ज्वाइनिंग। तो पहले तो आप जहां पे हैं वहां से बात शुरू करते हैं, फिर वेस्ट बंगाल पे जाएंगे। तो तमिलनाडु में अब तो चुनाव एकदम सर पे है, क्या वहां पे वाइब है, वोट कहां जा रहा है और वाइब क्या है? आप पहले उसी से शुरू कीजिए। देखिए, तमिलनाडु में आकर के जैसा हम लोग दिल्ली में बैठ के या तमिलनाडु से बैठ करके जो अटकलें लगा रहे हैं कि भाई तमिलनाडु में इस बार थर्ड फैक्टर एक्स फैक्टर विजय है, अब इसके ऊपर जो डिस्कशन है कि क्या उनको अच्छा खासा वोट शेयर मिलेगा या वो वोट शेयर सीट शेयर में तब्दील होगा या नहीं होगा, या ये फैन बेस पॉपुलैरिटी जो रैलीज में उनके दिख रही है क्या ये वोटों में तब्दील होगा कि नहीं होगा। जिस तरह से अटकलें हम दिल्ली या बॉम्बे या कलकत्ता में बैठ करके लगा रहे हैं तमिलनाडु के बारे में, वैसे ही यहाँ के लोग खुद ही अटकलें लगा रहे हैं। तो यहाँ के लोग वो से भी आप बात करेंगे तो ऐसी कोई श्योरिटी क्लैरिटी लोगों के दिमाग में नहीं है कि विजय फैक्टर किस तरह से प्ले आउट करेगा। हालांकि एक जरूर तो आप कह सकते हैं थोड़ा कंसेंसस है कि बहुत ज्यादा सीटें शायद नहीं ला पाए इस चुनाव में, लेकिन क्या इतनी सीटें लेकर के आ पाएंगे कि एक हंग असेंबली सिचुएशन हो जाए या वो किंग मेकर के रोल में आ जाए। अब ये सारी बातें यहाँ भी वोटर्स के दिमाग में जो है वो चल रही हैं और एक कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है, क्योंकि जब भी एक ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट होता है एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है एनालिस्ट के माइंड में, वोटर्स के माइंड में, पार्टीज के माइंड में कि कौन है हमारा असली कॉम्पिटिटर। विजय को जो वोट आने वाला है वो कहाँ से आएगा, किसको डैमेज करेगा, कितने वोट तक डीएमके को डैमेज करेगा, कितने वोट से ज्यादा आएगा तो एडीएमके को डैमेज करेगा, स्प्लिट ऑफ अपोजिशन वोट, बहुत सारी बातें हैं जो यहाँ भी चल रही हैं। जी अमिताभ जी, पर एक हाल में एग्जाम्पल रहा था जब बहुत हवा थी मीडिया में, सोशल मीडिया में भी, प्रशांत किशोर की, जो हवा एकदम फुस निकली। पर क्या विजय, अब जब चुनाव आ गए, क्योंकि पहले चुनाव से महीना पहले हवा होना अलग बात होती है, अब जब चुनाव एकदम सर पे है तो क्या कुछ कोर वोटर मिल रहा है जो विजय को वोट कर रहा है इररिस्पेक्टिव ऑफ रिजल्ट, और वो कितनी संख्या में दिख रहा है, और वो किस तबके का आता है जो ये कोर वोट है, महिला है, यूथ है, मिनॉरिटी है, एंटी इनकम्बेंसी वाला वोट है, किस तरह का वोट है? देखिए, प्रशांत किशोर की पॉपुलैरिटी और विजय की पॉपुलैरिटी में बहुत फर्क है, क्योंकि प्रशांत किशोर लार्जली एक स्ट्रैटेजिस्ट थे, तो जो लोगों को, जो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ काम करते हैं या जो लोग काफी इलेक्शंस या इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है, इंटरेस्टेड है, उनको ही पता है कि भाई प्रशांत किशोर क्या भला है या क्या चीज है। विजय क्योंकि एक्टर हैं और भारत में चाहे वो बॉलीवुड हो, टॉलीवुड हो, चेन्नई की, मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर क्योंकि वो एक बहुत बड़े स्टार हैं और आज अपने पीक पे हैं करियर के, तो फैन फॉलोइंग तो उनकी है। अब है कि जो रैलीज में भीड़ आती है वो कितना वोट में कन्वर्ट करती है, अब ये कहना बहुत मुश्किल है, बट अक्रॉस पोल्स अगर आप देखेंगे तो 12%, 15% या इस टाइप का वोट शेयर उनको मिल रहा है। हमारे न्यूज 18 वोट वाइब पोल में भी, जो हमने 6 अप्रैल को लास्ट किया था, क्योंकि उसके बाद आप ओपिनियन पोल कर नहीं सकते, वैसे करने को तो लोग कर रहे हैं बट कोई भी रिकग्नाइज्ड पोलिंग एजेंसी वो पोल नहीं कर सकती है।
तो उस समय हमारे सर्वे में भी 12% के करीब वोट शेयर उनको मिल रहा था। अब है कि कौन वोट कर रहा है विजय को, या विजय का जो वोटर प्रोफाइल है उसका सोशल कॉम्पोजिशन क्या है। तो क्योंकि वो खुद क्रिश्चियन समाज से आते हैं, तो क्रिश्चियन समाज का वोट उन्हें मिल रहा है। उन्होंने एक बहुत बड़ी इफ्तार पार्टी होल्ड करी और उसको काफी सोशल मीडिया पे भी प्रचालित किया। तो माइनॉरिटीज और एससीज, अब दलित समाज में यहाँ पर कन्वर्टेड क्रिश्चियंस भी बहुत ज्यादा संख्या में है, जिनकी एग्जैक्ट संख्या की गिनती नहीं हो सकती, क्योंकि वो लोग, बहुत सारे लोग अपने आप को एससी ही डिक्लेयर करते हैं सेंसस में, क्योंकि रिजर्वेशन बेनिफिट चला जाता है। तो मुस्लिम, क्रिश्चियंस, कन्वर्टेड क्रिश्चियंस, दलित्स में, फिर युवा 18 से 24 खास करके, या 18 से 29 एज ग्रुप जो है, जो तमिलनाडु में ये वोट बेस है लगभग 21%। टोटल वोट बेस का 21% लोग जो है वो 18 से 29 साल के एज ग्रुप में फॉल करते हैं। और महिलाओं में भी उनकी अच्छी खासी एक फैन बेस है। कुछ एक फैन बेस है जो आप कह सकते हैं कि 13-14 से लेकर के 18 साल के एज में भी है। अब वो कितनी बड़ी संख्या में है, उसके उनके ओवरऑल फैन बेस के पूल में ये कहना मुश्किल है। बट 13 से 18 या 14 से 18 साल का जो फैन बेस है, वो वोट नहीं डाल सकता, तो उसका कोई खास असर जो है वो चुनाव में देखने को नहीं पड़ेगा। बट ये जो 21% है, इसमें युवाओं में उनकी एक एटलीस्ट फैन बेस, फैन फॉलोइंग तो देखने को मिल रही है। अमिताभ, इसके अंदर जो आप कह रहे हैं युवाओं में फैन फॉलोइंग मिल रही है, बट एक बहुत बड़ा गैप होता है कई बारी फैन फॉलोइंग और वोटिंग कन्वर्जन में। तो कितने कन्विंस्ड लग रहे हैं? और दूसरा पार्ट, किसको नुकसान ज्यादा हो रहा है अगर वो 12-14%, 15% ले पाते हैं? डीएमके को या एआईएडीएमके को? देखिए, जैसे ये सारे प्रोफाइल्स की हमने बात करी, और जब भी हम बात करते हैं कि किसको नुकसान कर रही है कोई पार्टी, तो हमको 2000, मतलब जो पुराना, जो पिछला चुनाव था, वो बेस मान करके चलना पड़ेगा कि इस समाज ने 2021 में किसको सपोर्ट किया। तो ठीक है। अगर आप मुस्लिम, क्रिश्चियन, एससी या कन्वर्टेड क्रिश्चियन की बात करें, तो ये तीनों वोटर हैं डीएमके के, ट्रेडिशनल भी हैं, और 2021 में भी उन्होंने डीएमके को सपोर्ट किया। तो इन तीनों वोट ब्लॉक्स में डीएमके को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर यूथ की भी बात करें, तो यूथ ने भी 18 से 29 साल का जो यूथ है, या 18 से 24 साल का जो यूथ है, उसने भी 2021 में बढ़ चढ़ करके डीएमके को वोट किया था। महिलाओं की बात करें तो महिलाएं ट्रेडिशनली तो एआईएडीएमके की वोटर हैं, लेकिन 2021 में ज्यादा महिलाओं ने डीएमके को वोट किया था, क्योंकि उन्होंने एक कैश इनकम स्कीम का प्रॉमिस किया था। और इस चुनाव में भी, अगर आप 2026 के चुनाव में भी अगर वोट वाइब न्यूज 18 का रुझान देखेंगे, ओपिनियन पोल्स में जो वोट शेयर ब्रेकअप है, उसमें भी ज्यादा महिलाएं जो है वो डीएमके को सपोर्ट कर रही हैं। तो अगर इस प्रोफाइल को एनालाइज करें, तो डीएमके को ज्यादा नुकसान है। कुछ लोग जरूर आपको कह सकते हैं कि एआईएडीएमके को ज्यादा नुकसान है, क्योंकि वो स्प्लिट करता है ऑपोजिशन वोट को। देखिए, दो बातें, एक पहली बात है कि वोट किसका ले रहे हैं वो। क्लियरली ये पांचों जो हैं, इसमें से 3 बड़े धड़े तो डीएमके का ही कोर वोट बेस है। यूथ आप फिर भी कह सकते हैं चलो डिवाइडेड है, महिलाएं डिवाइडेड है, लेकिन महिलाएं अभी अलाइंड है डीएमके के साथ, क्योंकि उन्होंने 5,000 रुपए फरवरी में ट्रांसफर किए हैं। दूसरी बात जो है, ये स्प्लिट ऑफ ऑपोजिशन वोट, ये बहुत ज्यादा हम लोग बात करते हैं इसके बारे में। मान लेते हैं कि टीवीके को 5% वोट आता है, और ये लार्जली, क्योंकि हमने सोशल प्रोफाइल को स्टडी किया है, ये आ रहा है डीएमके से। ठीक है, पिछले बार चुनाव में 46% डीएमके अलायंस को वोट है, और 41% एआईएडीएमके को। और यही अलायंस था, बीजेपी भी थी, पीएमके भी था, सिर्फ दिनकरन नहीं थे उस अलायंस में। तो अगर 5% वोट अगर डीएमके का विजय उठा ले रहे हैं, तो डीएमके का वोट क्या हो जाता है? 41%, जो एडीएमके के वोट के बराबर हो जाता है। करेक्ट। हाँ, ये बात जरूर है कि अगर ये टीवीके नहीं होता, अब लोग आर्गुमेंट देंगे टीवीके नहीं होगा, तो ये अपॉर्चुनिटी लॉस है एडीएमके को, ये वोट एडीएमके की तरफ जाता। इसमें भी दो बातें हैं कि माइनॉरिटीज का वोट तो नहीं जाता एडीएमके की तरफ, क्योंकि बीजेपी के साथ अलायंस था। तो माइनॉरिटीज का जो भी वोट विजय ले रहे हैं डीएमके का, वो एडीएमके को बेनिफिट कर रहे हैं इनडायरेक्टली, वट एवर दैट प्रपोर्शन इज
इन इज टोटल वोट शेयर पूल। हाँ, युवाओं और महिलाओं का जो जो भी वो वोट ले रहे हैं, वो जरूर आर्ग्यूमेंट किया जा सकता है कि इन एब्सेंस ऑफ विजय वो एडीएमके को जा सकता था। मान लेते हैं कि ये 2.5% है, फॉर एग्जाम्पल हाइपोथेटिकल नंबर्स की हम बात कर रहे हैं, तो डीएमके तो 46 to 41 हो रहा है। अब अगर टीवीके नहीं होता तो एआईएडीएमके सॉरी डीएमके को सिर्फ 2.5% वोट घटता, क्योंकि माइनॉरिटीज उसी के पास रहता। तो 46 माइनस 2.5, 43.5, और एडीएमके को महिलाएं और युवाओं का समर्थन मिलता 2.5%, तो 43.5। उस केस में भी दोनों बराबर पे आ जाते हैं, जो 5% अगर टीवीके लेता है उस केस में भी आ जाता है। तो टीवीके स्प्लिट ऑफ ऑपोजिशन वोट कर रहा है, लेकिन अगर वो डैमेज करता है डीएमके को, तो डीएमके का वोट शेयर कम हो रहा है ना, और वहीं एडीएमके का वोट शेयर लगभग बराबर है। तो अगर आप देखेंगे तो 60-40, 70-30 लार्जली इस रेशियो में वो डैमेज कर रहा है दोनों गठबंधनों को। अच्छा, तो ये आप मोटा मोटा ब्रॉडली अब कितना लेते हैं उस पर डिपेंड करते हैं। पर एक अंतिम सवाल विजय पे, क्या एक अंडर करंट में वो भी वेव हो सकती है जो हमने लास्ट बारी 2013 में आम आदमी पार्टी के लिए देखी थी, कि एकदम सडन नई पार्टी इतना वोट ले जाए कि वो 50, 70, 100 सीटें लाके एक बैडली हंग असेंबली कर दे। खैर 100 में तो 70 ही बना देंगे, बट बैडली हंग असेंबली कर दें। देखिए, इसको मतलब प्रोबेबिलिटी लो है, बट पॉसिबिलिटी को बिल्कुल ही नकारा नहीं जा सकता है। देखिए, एक बात तो क्लियर है, जो तमिलनाडु का वोटिंग पैटर्न है, हर 5 साल में सरकार बदलना, एंटी इनकम्बेंसी काफी हाई है डीएमके सरकार के खिलाफ, टाइट मीडिया मैनेजमेंट में वो दिखता नहीं है। जैसे ही एमसीसी लगा, वो खुल करके दिखने लगा, जितने भी वॉइसेस थे जो दबे हुए थे, वो खुल करके बाहर आके वो अपोज कर रहे हैं आज सरकार को। अल्कोहलिज्म, ड्रग्स, वुमेन सेफ्टी, करप्शन, राइजिंग प्राइसेस एंड टैक्सेस, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और डीएमके को मेजॉरिटी खुद के बेसिस पे तो नहीं आएगी, ठीक है। तो अगर आप प्रोबेबिलिटीज पे चलेंगे, तो अब ये डिलिमिटेशन का और वुमेन रिजर्वेशन बिल का इम्पैक्ट, क्योंकि अभी ही हुआ है, उसको स्टडी करना बाकी है, और वो डिफिकल्ट भी है क्योंकि इमोशनल इशू है। लेकिन अगर डिलिमिटेशन के पहले के सिचुएशन को अगर समझेंगे, तो डीएमके मेजॉरिटी में तो नहीं आ रही है। हो सकता है कि हंग असेंबली में वो सिंगल लार्जेस्ट अलायंस बन करके उभरे, हो सकता है, दैट्स अ पॉसिबिलिटी। बट द पॉसिबिलिटी ऑफ एडीएमके विनिंग और द पॉसिबिलिटी ऑफ एडीएमके इमर्जिंग एज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी in a hung assembly is higher, is still higher, or was higher at least prior to the delimitation. मैं You can say. डिलिमिटेशन पे ऑब्वियसली एकदम नया मुद्दा है, उस पे एक सवाल लूंगा, पर मेरा एक सवाल बीजेपी पे भी फोकस्ड है। बीजेपी यूजली जहां अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको बहुत मैक्सिमाइज करती है। आफ्टर चीफ मिनिस्टर जयललिता नॉट बीइंग द लीडर, तो बहुत होप्स थी कि बीजेपी वुड एटलीस्ट बिकम द मेन ऑपोजिशन, जो बीजेपी ने बहुत जगह की है। उड़ीसा के अंदर देखिए आप, असम में तो खैर रूलिंग पार्टी हो गई, पर जहां भी बीजेपी को मौका मिला, बिहार में भी रिसेंटली किया है बीजेपी, या वेस्ट बंगाल में पिछले चुनाव में मेन ऑपोजिशन पार्टी हो गई कांग्रेस, कम्युनिस्ट को खत्म करती हुई। यहाँ पे क्या आपको लगता है बीजेपी का एक कनेक्ट नहीं हो पाया कि वो कहीं से भी मेन ऑपोजिशन बनने की रेस में भी नहीं आई? तो व्हाट आर द ब्रॉडली, जो बहुत क्यूरियस है पिछले 10 साल में, क्योंकि बाकी हर जगह बीजेपी, इवन केरला में बीजेपी अपने दम पे लड़ रही है और एक तरह से क्लेम कर रही है कि हम 20% टच करेंगे, 18% टच करेंगे। यहाँ पे क्या एक गैप रहता है जो बीजेपी मेन ऑपोजिशन की रेस में भी नहीं आ पाई है? देखिए, सब रीजनलिज्म एक बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पर। एंटी सेंटर पॉलिटिक्स मुद्दा है। नेशनल पार्टीज के खिलाफ एक सेंटिमेंट है, वो हिंदी इम्पोजिशन से भी लिंक्ड है। वो एक तमिल प्राइड, सदर्न स्टेट की एक सुपीरियोरिटी, जो कि नॉर्थ इंडियन स्टेट्स ने एक तरह से, या नॉर्थ इंडियन पॉलिटिशियंस ने एक तरह से दबा करके रखी है। तो ये सारे मुद्दे हैं जिसकी वजह से
अभी तक बीजेपी यहाँ पर अपनी एक पैठ नहीं बना पाई है, क्योंकि अगर आप देखेंगे जब 1900 आई थिंक 71 या 72 में जब डीएमके का स्प्लिट हुआ था, डीएमके और एआईएडीएमके में, उस वक्त कांग्रेस का वोट शेयर 35% हुआ करता था और लगभग डीएमके का 45% था, और आज कांग्रेस का वोट शेयर 5% हो गया है, और डीएमके और एआईएडीएमके का वोट शेयर आज 70 to 75% है। तो जिस द्रविडियन पॉलिटिक्स या द्रविडियन आइडियोलॉजी की हम बात करते हैं, एक्चुअली तो लार्जली इसमें से एक पार्टी या दोनों पार्टियां कांग्रेस के वोट के एक्सपेंस पे ग्रो हुई हैं, जिसकी कोई द्रविडियन आइडियोलॉजी नहीं थी, राइट। एंटी हिंदी इम्पोजिशन, वो कांग्रेस के खिलाफ एक समय पे वो आंदोलन चला था। तो लीडर्स की कमी, यहाँ की रीजनल डायनामिक्स को समझना, आई थिंक ये डिफिकल्ट रहा है, और बीजेपी का जो एक फॉर्मूला रहा है कि लार्जली वो अपने सेट पैटर्न पर एक टेम्पलेट स्टाइल पॉलिटिक्स करते हैं, तो वो हमको 2024 में दिखा था कि बीजेपी अपने स्ट्रेंथ पे ग्रो करना चाह रही थी और वोट शेयर के टर्म्स में करी भी थी, बट क्योंकि सिग्निफिकेंट डिवीजन ऑफ वोट था, 23% एडीएमके को मिला और 18% बीजेपी लेड अलायंस को आ गया, तो 39-0 या 38-1 का स्कोर हुआ। वही अगर दोनों एक साथ लड़ते तो 25-13, 23-16 ऐसा स्कोर होता। तो इसको समझते हुए बीजेपी ने इस बार जो है वो एआईएडीएमके के साथ अलायंस किया है, क्योंकि अगेन तमिलनाडु लाइक महाराष्ट्र इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट। तमिलनाडु पे में पावर में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है एक नेशनल पार्टी के लिए। कांग्रेस उसको एंजॉय करती थी जब 10 साल वो लगभग, या इनफैक्ट 5 इयर्स जब वो पावर में थी। अमिताभ, मेरा आखिरी सवाल तमिलनाडु पे वो ये है कि मुद्दा बेसिक रीसेंट है। आई डोंट नो वुमन कितना वोट शिफ्ट होता है डीएमके से, नहीं होता, वो वेस्ट बंगाल में ज्यादा रेलेवेंट होगा। पर डीलिमिटेशन, तमिलनाडु की सीटें कम होना, वो तो एक बड़ी कॉन्स्टिट्युएंसी है, बड़ी है, या डीएमके की कोर कॉन्स्टिट्युएंसी है। तो इस समय डीलिमिटेशन क्या आपको लगता है, वाइब में सिर्फ, क्योंकि अभी ओपिनियन पोल तो कर भी नहीं सकते और टाइम भी नहीं हुआ कि कर पाए, जो आपको फीलिंग क्या है, इंस्टिंक्टिव गट इंस्टिंक्ट क्या है, क्या ये मुद्दा जमीन पे वोट को प्रभावित करेगा? बिकॉज इमोशनल मुद्दे जैसे संविधान खतरे में था, वो अनएक्सपेक्टेडली जनता में चल गया था, और एटलीस्ट एक तबके में चल गया था, एक समाज में चल गया था। क्या ये आपको लगता है ऐसा पोटेंशियल है कि जो आके बार बार डीएम के वो बिल जला रहा है, बातें कर रहा है कि ये डिलिमिटेशन में सीटें कम कर रहे हैं, डू यू फील इसमें ऐसा पोटेंशियल है, या लोग इसको सीरियसली नहीं ले रहे? देखिए, जो बड़ा तबका है, जो आम आदमी का, जो गरीब और लोअर मिडिल क्लास है, उसको तो डिलिमिटेशन क्या है ये आइडिया भी नहीं है। ये डिलिमिटेशन जो मुद्दा है वो एलीट क्लास का मुद्दा है ना, जो रिच अपर मिडिल क्लास, एलीट, हाईली एजुकेटेड, उनका मुद्दा है। जो गरीब हैं या निचले तबके के लोग हैं, उनके लिए ये कोई खास मुद्दा नहीं है। दूसरा, अब ये बैटल ऑफ नैरेटिव्स है। जब डीएमके ने कॉपीज जलाई और एक ब्लैक फ्लैग डे ऑब्जर्व किया, तो बहुत सारे लोगों ने ब्लैक फ्लैग्स अपने यहाँ लगाए नहीं। दूसरा, जब अमित शाह जी ने क्लियरली बोल दिया पार्लियामेंट में कि भाई और उन्होंने भी क्लियरली एग्जांपल दिया तमिलनाडु का कि भाई तमिलनाडु की इतनी सीटें हैं, इस बिल के बाद इतनी सीटें रहेंगी, 7.19% है, 7.23% है। उसके बाद ईपीएस ने चढ़ाई कर दी स्टालिन पे कि भाई तुमने ये ब्लैक पहना हुआ है, अब उतार दो, क्योंकि अब तो ये 7.19% से एक्चुअली बढ़ रहा है 7.23%। अब ये नैरेटिव्स की लड़ाई है। अब ये नैरेटिव्स, वो भी एलीट क्लास में किसका नैरेटिव चलता है, लार्जली ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा मुझे नहीं लगता है कि दूसरे वर्गों के लिए या निचले तबके के लोगों के लिए है। जी, अब मैं आना चाहता हूँ वेस्ट बंगाल पे, जो जहाँ पे बीजेपी का मैसिव स्टेक है, मैसिव एफर्ट मारा गया है पिछले 10-12 साल में, और ईस्ट में एक तरह से बहुत सक्सेस पाई है बीजेपी ने 14 के बाद। 14 से पहले बीजेपी वॉज अ वेरी मार्जिनल प्लेयर। उसके बाद आप देखिए उड़ीसा, असम, बिहार भी अगर आप वैसे जोड़ें तो एक मैसिव सक्सेस पाई है। फाइनल फ्रंटियर रह गया है वेस्ट बंगाल। तो पहले तो ओवरव्यू, क्योंकि आप पिछला हफ्ता वेस्ट बंगाल रह के आए हैं, व्हाट इज द ओवरव्यू ऑफ वेस्ट बंगाल? देखिए, ममता या टीएमसी के 3 पिलर्स हैं जो हमने पहले भी डिस्कस किया है। 3M है, ममता, मुस्लिम, महिला। ममता की पॉपुलैरिटी पहले से कम हुई है। जो रेटिंग्स उनकी 2000
21 के चुनाव में थी, लगभग 48-49% लोग उनको सीएम देखना चाहते थे, अब वो गिर करके 44-45% हो गया है हमारे सर्वे में। दूसरा, महिला वोट उनके साथ इंटैक्ट है, लार्जली कैश इनकम स्कीम की वजह से। लेकिन खास करके रूरल महिलाओं में वुमेन सेफ्टी भी एक बहुत बड़ा इशू, उसकी भी चर्चा हो रही है कि माइनॉरिटी अपीसमेंट की वजह से महिलाएं रूरल क्षेत्रों में सुरक्षित नहीं है। तीसरा, जो मुस्लिम फैक्टर है, मुस्लिम फैक्टर लार्जली कंसोलिडेटेड है। हुमायूं कबीर का वीडियो भी आ गया, एआईएमआईएम ने वो अलायंस भी तोड़ दिया। और क्योंकि एसआईआर में जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी लिस्ट में जो 60% जो डिलीशंस हैं वो लार्जली 6 बड़े जो मुस्लिम पॉपुलेशन हेवी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे हुए थे, तो वो एक रोष है मुस्लिम समाज में। तो जो भी एक डिसकंटेंट था वो न्यूट्रलाइज कर दिया एसआईआर ने, तो वो अब लार्जली अब ममता के साथ है। अब आ जाती है बात कि अगर आप नॉर्थ और साउथ बंगाल देखें लार्जली, कि भाई नॉर्थ और साउथ, तो नॉर्थ इज लार्जली जलपाईगुड़ी जो ऊपर हिली एरिया है वहां शुरू होता है, और मालदा, मुर्शिदाबाद, बर्धमान एरिया लार्जली नॉर्थ है। यहाँ पर जलपाईगुड़ी में तो बीजेपी 27 में से 21 सीटें पिछली बार भी जीती है, तो उसका स्ट्रॉन्ग होल्ड है, क्योंकि वहां पर आउटसाइडर्स ज्यादा है, वहां पर बिहार, यूपी, उड़ीसा के लोग ज्यादा हैं और वहां पर मुस्लिम आबादी कम है। तो वहां पर बीजेपी का डोमिनेंस पहले भी रहा है, तो अब मैक्स आउट ही हो गया एक तरह से, उसमें ज्यादा सीटें बढ़ नहीं सकती। अब जो मालदा जोन है, मालदा जोन में डिलीशंस हुए हैं एसआईआर में अच्छे खासे, और क्योंकि मुस्लिम हेवी एरिया है, लार्जली मुस्लिम समाज के लोगों का डिलीशंस हुआ है। अब वो घुसपैठियों की वजह से हुआ हो या लैक ऑफ बेसिक डॉक्यूमेंट्स की वजह से हुआ है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि जो एवरेज डिलीशंस हैं वो लार्जली 22 से 25,000 पर सीट पर है, लेकिन यहाँ पर टीएमसी की मार्जिन 50,000 से ऊपर है। तो जो इम्पैक्ट है डिलीशंस का वो उतना सिग्निफिकेंट नहीं है। तो इस क्षेत्र में क्योंकि मुस्लिम कंसोलिडेशन भी टीएमसी के फेवर में है और स्प्लिट ऑफ वोट्स कांग्रेस 6-7 सीटों पर जरूर कुछ स्प्लिट कर सकती है, बट कोई मैसिव स्प्लिट नहीं है, जिसकी वजह से ये जोन टीएमसी के फेवर में है। वहीं उसी तरह से बर्धमान में भी लार्जली जो डिलीशंस है वो एवरेज विक्ट्री मार्जिन से कम है। अब अगर आप साउथ आ जाएं तो ममता के जब हम 3 पिलर्स की बात करते हैं, 2 पिलर्स हैं। एक है कि पहले समझने वाली बात है कि 48% उनका जो वोट शेयर है, उसमें से 24% मुस्लिम समाज का है और 24% हिंदू। आधा-आधा है, तो हिंदू समाज का भी वोट उन्हें मिल रहा है। दूसरी बात है कि मुस्लिम इन्फ्लुएंस सीट 112 है, उसमें से उन्होंने टीएमसी पिछली बार 106 जीती, तो वहां पर उनका 95% स्ट्राइक रेट है। लेकिन हिंदू कम्युनिटी इन्फ्लुएंस सीट 182 है, उसमें भी 109 सीटें टीएमसी जीत के आई, यानी वहां पर भी स्ट्राइक रेट उसका 60% है और बीजेपी का 40% है। यानी ममता बनर्जी की पार्टी हिंदू कम्युनिटी इन्फ्लुएंस सीट में भी 60% सीटें जीत रही है, और मुस्लिम समाज इन्फ्लुएंस में ऑब्वियसली वो 95% सीटें जीत रही है। तो अब साउथ बंगाल में मेदिनीपुर जो आपका शुभेंदु अधिकारी का एरिया है और प्रेसिडेंसी, लार्जली ये 2 क्षेत्र हैं। अब उसमें मेदिनीपुर में मुस्लिम समाज की आबादी कम है, और एक्चुअली मेदिनीपुर में एडिशंस हुए हैं डिलीशंस की वजह की बजाय मार्जिनल एडिशंस है। तो बीजेपी ये उम्मीद कर रही है कि यहाँ पर क्योंकि शुभेंदु अधिकारी का प्रोजेक्शन अब क्लियर सीएम फेस की तरह है, क्योंकि वो टेक ऑन कर रहे हैं ममता को, तो यहाँ पर उनकी उम्मीद है कि यहाँ वो अच्छा करें। लगभग 54 सीटें हैं, 30-20 टीएमसी के फेवर में होता है, तो उनको उम्मीद है कि फ्लिप हो जाए, और यहाँ पर वोटर एडिशंस का भी गेम है रादर देन डिलीशंस। करेक्ट, तो हो सकता है कि कुछ प्रवासी या, और जब प्रेसिडेंसी की बात करते हैं तो प्रेसिडेंसी में 108 सीटें, ये उसमें से 93 टू 95 टीएमसी हमेशा जीतती है पिछले 3 चुनावों में, और यहाँ पर लगभग 50 मुस्लिम इन्फ्लुएंस सीट्स भी हैं। प्रेसिडेंसी में सबसे ज्यादा डिलीशंस हुए हैं। तो क्योंकि मैं कंपेयर करता हूं 2021 से, तो 2021 के हिसाब से
57 लाख वोटर कम हुए, 7.34 था, अब 6.77 हो गए, और 60 लाख मार्जिन था टीएमसी का ओवरऑल। प्रेसिडेंट और 7% डिलीशन होता है, ये प्रेसिडेंसी में 10.5% डिलीशन। प्रेसिडेंसी में भवानीपुर सीट ही है जो ममता बनर्जी की, जहां पे 47,000 मार्जिन था, 51,000 वोटर्स डिलीट हुए। तो प्रेसिडेंसी इलाका जो है, यहां पर कोलकाता एक जिला है, कोलकाता में 11 सीटें, टीएमसी 11-0, नंबर ऑफ डिलीशंस एवरेज पर सीट 60,000, टीएमसी's मार्जिन वाज 44, तो वल्नरेबल सीट्स में आ जाते। हावड़ा 16-0 टीएमसी, एवरेज विक्ट्री मार्जिन ऑफ टीएमसी 28, डिलीशंस 27-28, ये भी गेम में आता है। नादिया जो मटुआ समाज जहां पर है, जहां पर बीजेपी, यही एक जिला है जहां पर बीजेपी प्रेसिडेंसी में आगे थी पिछली बार, 9-8 था। यहाँ पर भी डिलीशंस लार्जली, डिलीशंस कम है थोड़े, बट मोटा मोटी। और नॉर्थ 24 परगनाज, ये सब जो जिले हैं, यहाँ पर एवरेज डिलीशंस इज हायर देन द एवरेज विक्ट्री मार्जिन। तो मेरे स्टडी के अनुसार, जो हमने न्यू मैट्रिक्स करके एक शो शुरू किया है न्यूज 18 पर, 20 मुस्लिम कम्युनिटी इन्फ्लुएंस सीट्स एंड 33 सीट्स इन प्रेसिडेंसी, सो 53, थोड़ा ओवरलैप है इसमें, होगा। They become vulnerable just purely on account of SIR deletions. अमिताभ, ये बहुत, आपका मैं इंटरप्ट नहीं कर रहा था क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट था, और पूरा एक पैन फिगर, क्योंकि आप वहाँ समय बिताते हैं, करते हैं सर्वे, तो एक ओवरव्यू बहुत जरूरी था। पर अब मैं कुछ स्पेसिफिक चीज़ों पे आना चाहूँगा, जिसमें से पहला आपने बहुत इंटरेस्टिंग बोला कि जो थोड़ा बहुत मुस्लिम वोट ममता बनर्जी से ड्रिफ्ट कर रहा था, वो SIR की वजह से वापस रिकंसोलिडेट हो गया है, वापस उनकी तरफ आ गया है। और जो एक यहाँ पे नैरेटिव चल रहा है कि कांग्रेस ने एफर्ट्स मार के कुछ हद तक मुस्लिम वोट अपनी तरफ किया है, पूरे देश में भी और वेस्ट बंगाल में भी, तो वो चुनाव आते आते देन अगेन जो बीजेपी को हरा सकता है, उसी जो दिशा में सारा कुछ 5 साल घूम के अंत में उसी पे आ जाता है, कौन बीजेपी को हरा सकता है। उसके बहाने हर बारी अलग बन जाते हैं, इस बारी उसका बहाना आप SIR मान लीजिए। तो क्या एक्चुअली में कुछ ममता बनर्जी का फायदा हुआ है? क्योंकि पिछली बारी भी उनको 90% मुस्लिम वोट मिला होगा, 85-95 जो भी असल आंकड़ा था, बट इफेक्टिवली उनको ओवरवेलमिंग मुस्लिम वोट मिला था। इस बारी भी वो मिल रहा है, तो उसमें कोई नया वोट तो नहीं आ रहा, जस्ट एट बेस्ट रिटेंशन हो रही है, राइट? तो कांग्रेस को नहीं जा रहा। बट जो डिलीशंस हुई हैं, क्योंकि मैं SIR की बात करूं, जिसको आप कह रहे हैं प्रेसिडेंसी में बहुत ज्यादा हुई हैं, तो उसमें अब कहा जाता है कि ममता बनर्जी का कार्डर बहुत स्ट्रांग है, लोग कल ऑफिशियल डिलीशन में इन्वॉल्व होते हैं, तो कई लोग कह रहे हैं हिंदूज के बहुत वोट कटे हैं। आपकी क्या, जब आप घूमे, क्या सेंस आई है कि कितना वोट जो आप मानेंगे ब्रॉडली, ब्रॉड स्ट्रोक्स में ममता बनर्जी का कटा है, और क्या कुछ वोट बीजेपी का भी कटा है? ये डिपेंड करता है एरिया के हिसाब से। जैसे मालदा जोन है, तो अगर मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, 49 सीट्स है, यहाँ पर अगर वोट कटे हैं तो ये लार्जली मुस्लिम समाज के कटे हैं, लार्जली। अब आ जाए प्रेसिडेंसी में नादिया, अगर यहाँ वोट कटे हैं तो क्योंकि मटुआ समाज यहाँ पर सबसे इन्फ्लुएंशियल है, तो मटुआ समाज का वोट कटा। अगर हम कलकत्ता, हावड़ा की बात करें, तो वहां भी 25% मुस्लिम समाज है, तो अगर उसी रेशियो में माने कि इसी रेशियो में वोट कटा है, तो 1/4 मुस्लिम समाज का कटा होगा। हम ये इसलिए मैंने आपको 24-24 बताया था, 24 मुस्लिम वोट एंड 24 हिंदू वोट। 195% स्ट्राइक रेट इन मुस्लिम सीट्स एंड 60% स्ट्राइक रेट इन हिंदू सीट्स। तो ये मानना कि हिंदू वोटर जो कटा है वो बीजेपी का ही है, हिंदू वोटर वहां पर अच्छी खासी मात्रा में तृणमूल कांग्रेस को भी वोट करता है। इनफैक्ट डेटा तो ये बताता है कि हिंदू कम्युनिटी इन्फ्लुएंस सीट्स में भी बीजेपी से तृणमूल कांग्रेस आगे रहती है, क्योंकि एक सेक्शन ऑफ हिंदू वोट उसको मिलता है, और ऑलमोस्ट कंसोलिडेशन ऑफ मुस्लिम वोट, तो उन सीटों पर भी टीएमसी जीत जाती है। जो ये 182 मुस्लिम, सॉरी 182 हिंदू डोमिनेटेड सीट्स है, उसमें भी 109 पर तो टीएमसी जीती है। तो हिंदू वोटर अगर कटा है, ये अज्यूम करना कि ये बीजेपी का ही कटा है, ये कोई जरूरी नहीं, क्योंकि आधा आधा तो नहीं, बट ऑलमोस्ट 40%, 35 to 40% of Hindus are voting for
टीएमसी एज वेल। तो जिले जिले के हिसाब से, अब कलकत्ता, हावड़ा, क्योंकि ये टीएमसी का ही गढ़ है, तो यहाँ जो वोट कटेंगे ये लार्जली आपको टीएमसी सपोर्टर्स के कटे हैं। हाँ, अगर आप अब जलपाईगुड़ी में वोट कटे हैं तो वहां बीजेपी के डोमिनेंस है, तो बीजेपी का ज्यादा वोटर कटे, क्योंकि वोटर ही बीजेपी का ज्यादा है ना। अब अगर शुभेंदु के एरिया में मेदिनीपुर, पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर, वहां तो हालांकि वोटर ऐड हुए हैं, ठीक है, बट वहां नेट ऐड हुए हैं, तो अगर डिलीशंस हुए होंगे तो क्योंकि आपका यानी बीजेपी का कोर बेस वहां पर बड़ा है, तो बीजेपी को ज्यादा नुकसान होगा। जो तो नुकसान अलग अलग। जो हम मतलब, क्योंकि ये तो आप एक ब्रॉड कह रहे हैं जिस एरिया में जिसका ज्यादा वोट, बट जो विपक्ष कहने की कोशिश करता है वो ये करता है कि बहुत माइक्रो टारगेटिंग होके वोट कट रहा है। तो अगर वोट कट रहा है तो जैसे मान लीजिए जहाँ पे टीएमसी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है वहां पे 60% वोट टीएमसी का है, 38% या 50% टीएमसी का है, 38-40% बीजेपी का है। तो वो माइक्रो टारगेटिंग की बात कर रहे हैं कि आपको जमीन पे ऐसी माइक्रो टारगेटिंग लगी कि जहाँ पे बीजेपी का ज्यादा वोट है पर वहां भी वोट कट रहा है, पर वो वोट टीएमसी का कट रहा है। दैट इज पॉसिबल ओनली थ्रू वेरी साइंटिफिक माइक्रो टारगेटिंग। क्या ऐसी कुछ वहां पे जनता में फीलिंग है या ऐसा कुछ आपको देखा, या ब्रॉड स्ट्रोक्स में ही कटा है वोट? ये भी थोड़ा जोन वाइज है। अगर आप आसनसोल में जाएंगे तो और बीजेपी के लीडर्स और वर्कर्स सेकंड रैंक से मिलेंगे तो उनको डर है कि उनके वोट भी कटे, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता किसका वोट कटा है किसका नहीं, ठीक है। अब आप मालदा में जाएंगे तो ऑब्वियसली रिजेंटमेंट है कि मुस्लिम समाज का कटा है। आप कोलकाता हावड़ा में जाएंगे तो भले ही आप हिंदू समाज के लोगों से मिले, बट उसमें रिजेंटमेंट है कि दीदी का वोटर कटा है या दीदी का वोट बेस कटा है। तो और अरिथमेटिकली जब हम इसको री इम्पोज कर रहे हैं 2021 के इलेक्टर इस पर और विक्ट्री मार्जिन पर, तो क्लियरली दिखता है कि 20 सीटें जो मुस्लिम समाज डोमिनेंट है बिकॉज ऑफ रिडक्शंस और बिकॉज ऑफ मार्जिन्स, उन 20 सीटों पर थोड़ा क्लोज हो जाती हैं। तो अगर कांग्रेस या एआईएमआईएम कुछ वोटें काटने में सक्सेसफुल रहता है तो वो एक, आप कह सकते हैं, बैटल ग्राउंड सीटें कन्वर्ट हो जाती हैं। और उसी तरह से 33 सीटें हैं प्रेसिडेंसी में जो इन डिलीशंस की वजह से अब बैटल ग्राउंड हो गई है। ऑफ कोर्स ऑब्वियसली आपको एंटी इनकम्बेंसी वोट भी मूव करना होगा। तो अगर या दूसरा तरीका इसको समझने का यह है कि 38% बीजेपी का वोट था, 48% टीएमसी का वोट था। अगर 5% वोट स्विंग हो जाता है फ्रॉम टीएमसी टू बीजेपी, तो बीजेपी 43, टीएमसी 43। लेकिन क्योंकि बीजेपी का जो वोट है वो कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है, हमने देखा है हमेशा बीजेपी का वोट शेयर टू सीट शेयर बिकॉज ऑफ इट्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉकेट्स ऑफ इन्फ्लुएंस, वो 153 सीट जीत जाएगी। दोनों वोट शेयर बराबर होगा तो, और टीएमसी वही 135 या 139 ऐसा होगा। तो आप कह सकते हैं जो 5% का स्विंग चाहिए उसमें से 1 से 1.5% का काम एसआईआर की वजह से इन माइनॉरिटी इन्फ्लुएंस सीट्स एंड इन प्रेसिडेंसी जोन उसको कवर कर लेता है। तो जो 5% की स्विंग चाहिए थी इन सीटों पर, अब वो 4% की स्विंग चाहिए, या किसी किसी केस में 3.5% की स्विंग चाहिए। तो मैथमेटिकली थोड़ा बीजेपी के लिए आसान हो गया है। पर अब इस बारी चुनाव थोड़ा डिफरेंट दिखा, क्योंकि पिछली बारी बीजेपी ने बहुत हाई पिच चुनाव लड़ा था। अब वो मीडिया में ज्यादा हाई पिच था, या इस बारी ईरान वॉर है, ग्लोबल फैक्टर्स हैं तो मीडिया इतना कवर नहीं कर रहा। पर जो स्पीचेस भी आई थी प्रधानमंत्री की पिछली बारी, वो ज्यादा अग्रेसिव, ज्यादा फाइटिंग, ज्यादा डायरेक्टली टेकिंग ऑन द चीफ मिनिस्टर थी। इस बारी एजेंडा पे तो बीजेपी लड़ रहा है, बातें सारी वो कर रहा है, बट समाउ वो लेवल ऑफ अग्रेशन या फायर, एटलीस्ट नॉइज नहीं है। क्या जमीन पे भी बंगाल भी ऐसा है, या ये सिर्फ एक दिल्ली बैठे नेशनल मीडिया की वजह से हमें लग रहा है कि नॉइज या अग्रेशन कम है? देखिए, मैं तो सारे स्टेट्स में घूमता हूं, तो बिहार में भी जब घूमा था और हम लोगों ने चर्चा करी थी तो लग नहीं रहा था कि चुनाव हो रहा है। तो वही फीलिंग आपको आसाम में मिला जब आप जाओगे तो लग ही नहीं रहा है कि चुनाव हो रहा है। केरला में भी, क्योंकि अब हम लोग तो ज्यादा इंटीरियर या डोर टू डोर, सॉरी, नुक्कड़ सभाएं या ये सब अटेंड नहीं करते, तो एटलीस्ट अगर आप मेन रोड्स और हाईवेज और ये सब पे जाएंगे तो वहां भी आपको लगेगा। लेकिन बंगाल जब आप आएंगे तो आपको क्लियरली लग जाएगा चुनाव हो रहा है, अच्छा। क्योंकि
आप किसी भी हाईवे, किसी भी रोड से गुजरेंगे तो दोनों ही तरफ या जो बीच में जो डिवाइडर होता है, झंडे लगे हुए। तो बंगाल आके आपको लगता है कि चुनाव हो रहा है, तो क्योंकि बंगाल एक पॉलिटिकली चार्ज स्टेट है। इस बार जो स्ट्रैटेजी में डिफरेंस होता क्या है बंगाल में, कि जब मैं बीजेपी या टीएमसी या मीडिया या जर्नलिस्ट से मिलता हूँ, पोल वायलेंस वहां बहुत बड़ा इशू है। एक्चुअली अगर गैंग्स ऑफ वसईपुर जो मूवी है वो वहां पर आपको देखने को मिलता है आफ्टर पोल जो वायलेंस होता है, किसी भी राज्य में होता नहीं है ऐसा, हिस्टोरिकली भी है बट है अब। तो जो बीजेपी का ही जो लीडर है या कैडर है, कई लोग अपने घरों में 3-3 महीने चुनाव के बाद नहीं रहते, या रहते हैं तो उनकी अच्छी खासी पिटाई होती है या उनके ऊपर केस लगा दिए जाते हैं, ऐसा उनका कहना है, उनका दावा है। तो जो वोटर सपोर्टर है उसमें कैसे कॉन्फिडेंस आए? तो एक है कि भाई रूरल एरियाज में नाराजगी है, ये जो मुस्लिम अपीजमेंट है और जो मुस्लिम या इलीगल इमिग्रेंट्स या बांग्लादेशी जो भी बोलिए आप उसको, उनका जो एक एक्सपेंशन हो रहा है या जो डेमोग्राफिक थ्रेट है और क्राइम इंक्रीज गवर्नमेंट की एलिजेड शह उनको है, उसकी वजह से लोगों में नाराजगी है। अब लोगों में नाराजगी तो है, लेकिन वो देख रहे हैं कि भाई बीजेपी का ही लीडर 3 महीने अपने घर नहीं आने वाला, तो हम क्या करें? करेक्ट। तो फियर फैक्टर का रिडक्शन, वो इन्होंने सेंट्रल फोर्सेस लगाए, एक मैसेज दे रहे हैं कि भाई अमित शाह भी बैठे हुए हैं, सेंट्रल फोर्सेस 1 महीने बैठे रहेंगे, कुछ नहीं होगा। एक है फियर का रिडक्शन, बट उसी से लिंक्ड है परसेप्शन ऑफ विक्ट्री। भाई फियर कम हो जाए और परसेप्शन ही नहीं बन रहा है कि बीजेपी जीत रही है, तो भी आदमी रिस्क नहीं लेगा जो वोटर है, क्योंकि उसको ही वायलेंस झेलना है ना। और फियर कम नहीं भी है और परसेप्शन बन जा रहा है कि बीजेपी जीत रही है और सेंट्रल फोर्सेस हैं, तो कुछ लोग शायद रिस्क ले लें कि हाँ भाई सरकार बीजेपी की आ रही, 1 महीने रह रहे। तो ये एक कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले है। अब इसको समझ पाना या ये कितना एक्चुअली प्ले आउट करता है, डिफिकल्ट है। बट स्ट्रैटेजी के हिसाब से बीजेपी ने स्ट्रैटेजी चेंज कर दी है कि ममता को टारगेट नहीं कर रही है। 294 मिनी बैटल्स हैं, ठीक है। लगभग 80 एमएलए उसके ऐसे हैं जो 3 बार से जीत रहे हैं टीएमसी के, तो एंटी इनकम्बेंसी ऑब्वियसली हाई है। तो लोकल लेवल एंटी इनकम्बेंसी, ये लोकल लेवल फियर ऑफ डिटोरेटिंग लॉ एंड ऑर्डर, वुमेन सेफ्टी, आप जो भी बोलिए, तो ये लोकल प्लस एक ऊपर टॉप लेवल का जो एक प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो एक आप कह सकते हैं तड़का है चुनाव में, किसी भी चुनाव में रहता है, तो वो मोदी प्लस लोकल या लार्जली हाइपर लोकल प्लस थोड़ा चेरी ऑन द केक इन टर्म्स ऑफ मैनिफेस्टो एंड जो नॉर्मल इश्यूज उठाती है बीजेपी, उसको लेकर के चुनाव, तो एक थोड़ा सा स्ट्रैटेजी उन्होंने चेंज करी कि पिछली बार ओवर कॉन्फिडेंस कॉम्प्लेसेंसी इसका भी असर जो है वो देखने को मिला था, कि हो गया था कि माहौल की भाई बीजेपी जीत रही, बट वो माहौल बीजेपी के वर्कर्स और कैडर में ज्यादा था रादर देन वोटर्स। मतलब ये आपने बहुत सही कहा, बहुत कॉम्प्लेक्स फैक्टर है कि परसेप्शन ऑफ विक्ट्री के लिए लोग वोट करें वर्सेस क्या कुछ फेयर कि भाई हमें कॉन्सिक्वेंस ना आए। बट इसमें वेस्ट बंगाल क्यूरियस नहीं हो कि जब आप तमिलनाडु की बात कर रहे थे, आप कह रहे थे चुनाव घोषित होने तक लग रहा था डीएमके बहुत सेफ है, पर जैसे ही चुनाव घोषित हुआ, जो महिला के अगेंस्ट क्राइम है या लिकर है या जो भी प्रॉब्लम्स हैं लॉ एंड ऑर्डर की, वो एकदम फोर फ्रंट पे आई, जो बहुत स्टेट्स में होता है। चुनाव होने का दिखते ही लोग कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर खराब है, सत्ता बदलो, नई सरकार आएगी, लॉ एंड ऑर्डर लाएगी। बट यहाँ पे अगर लोगों में लग रहा है लॉ एंड ऑर्डर खराब है रूरल एरिया में, तो ये वेव नहीं बनती कि सत्ता से बाहर करो और नई सरकार को मौका दो। इनफैक्ट लोग उस फैक्टर के अंदर अपनी वोटिंग चॉइस को चेंज कर देते हैं या गो विद सेफ्टी कर देते हैं। तो ये एक बड़ा क्यूरियस सा कॉम्प्लेक्सिटी आप समझा रहे हैं। क्योंकि तमिलनाडु में तो हर 5 साल में सरकार बदलती है, तो जो वोटर है, जो जो एंटी इनकम्बेंट वोटर है, वो फियर फैक्टर उतना बड़ा रोल नहीं प्ले करता। हर 5 साल में सरकार बदलती है तो वो फियरलेसली जाके वोट करता है। यहाँ पर क्योंकि पोल वायलेंस इतना बड़ा है, इतना सिग्निफिकेंट है, कि जो एंटी इनकम्बेंट वोटर है, एक तो उसको रोका जाता है कि भाई आप वोट मत डालने जाओ, या अगर आप वोट डालोगे फॉर्म 20 में पता चल जाएगा
कि इस टोली का, इस ब्लॉक का वोट नहीं मिला है तो आपके नाम लॉकहीड भंडार से काट दिए जाएंगे या आपकी बिजली काट दी जाएगी। ये नॉर्मल टेंडेंसीज है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये टीएमसी, दिस इज आई मीन अक्रॉस इंडिया जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट्स होती हैं, ये सब टैक्टिक्स हैं चुनाव के हैं। लेकिन यहाँ पोल वायलेंस का एक एंगल, उसकी वजह से वोटर जो है वो थोड़ा सहमा हुआ रहता है। और आरजी कार कलकत्ता में हुआ तो रिपोर्ट हो गया, अब यही आरजी कार आपको अगर सिमिलर इंसिडेंट कोई रूरल एरिया में होगा तो उसकी क्या रिपोर्टिंग है ना? तो इसीलिए भी महिलाएं या जो निचली या SC ST वोटर है, गरीब गुरबा है, वो डरते हैं कि भाई हिसाब से चलो, या फिर जब तक श्योर ना हो कि भाई सरकार आ रही है, क्योंकि झेलना उनको पड़ सकता है, क्योंकि बीजेपी का कैडर और लीडर ही 3-3 6-6 महीने वहां पर अपने अपने घरों से निकल करके चले जाते हैं बिकॉज ऑफ फियर ऑफ वायलेंस। जी अमिताभ, मेरा आखिरी क्वेश्चन, तो आज के परसेप्शन में अगर आपको एज वाइज, जैसे आपने कहा कि प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी तमिलनाडु में AIADMK की ज्यादा है, DMK भी आ सकती है क्योंकि क्लोज फाइट है, यहाँ पे किसकी आपको पॉसिबिलिटीज ज्यादा दिख रही हैं ब्रॉडली? यहाँ पर क्या है कि दोनों के बीच में जो डिफरेंस है अब सीटों का, जो पिछली बार आई थिंक 215 वर्सेस 77, तो मतलब पिछली बार 136 सीटों का डिफरेंस था, है ना? यही अगर हम लोकसभा में देखेंगे तो 92 वर्सेस 190 लगभग, तो 100 सीटों का फर्क था। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये लगभग 50 सीटों का फर्क है दोनों ही दलों में। बाइपोलर कॉन्टेस्ट में क्या होता है कि सीटों की संख्या या वोट शेयर बड़ा दिखता है, जो गैप है, बट क्योंकि कॉन्टेस्ट बाइपोलर है, फ्लिप करने के लिए 25 सीटें ही चाहिए होती है सरकार को फ्लिप करने के लिए, क्योंकि ये 50 सीटें और किसी दलों के पास नहीं जाने वाली, ये 50 भाजपा और टीएमसी में ही बटेंगी, यही दो दल उसको ले सकते हैं। तो फ्लिप के लिए 25 सीटें आपको चाहिए। तो ममता बनर्जी का जो महिला वोटर है वो अभी भी सॉलिडली उसके साथ है। 3,000 रुपए की जो स्कीम है, मुझे लगता है उसका उतना इम्पैक्ट नहीं है। उसका कारण यह है कि जब दिल्ली में बीजेपी ने वादा किया था तो आम आदमी पार्टी ने ऐसी कोई स्कीम इंप्लीमेंट करी नहीं थी। यहाँ पर एक स्कीम ऑलरेडी चल रही है, 2,40,00,000 लोग, यानी लगभग 70% महिला वोटर्स को 1,750 रुपए हर महीने मिलते हैं। दिल्ली में फायदा ये हुआ कि MP और महाराष्ट्र का एग्जाम्पल दे दिया बीजेपी ने कि ट्रैक रिकॉर्ड भी था। अब यहाँ पे एग्जाम्पल उल्टा पड़ गया कि दिल्ली में आपने इंप्लीमेंट नहीं किया है, तो जो 3,000 का वादा है उसकी जो क्या बोलोगे आप, जो धार है, उसकी जो स्ट्रेंथ है, वो यहाँ पर कम हो गई है, क्योंकि दिल्ली में आपने बीजेपी ने इसको इंप्लीमेंट नहीं किया है। तो लार्जली जो है वो कंपीटिंग थीम है वेलफेयर स्ट्रेंथ महिलाओं की, जो ममता के पास है, और आपकी डिटोरेटिंग लॉ एंड ऑर्डर या वुमेन सेफ्टी। सो जो MMM ही है। अब जो अगर आप देखेंगे जो वो स्ट्रेटेजी बन रही है कि ममता आएंगी, माइनॉरिटी समाज का बोलबाला होगा, या उनकी, अब क्या कहते हैं उसको, एक शब्द नहीं मिल रहा है मुझे, ममता आएंगी तो माइनॉरिटी समाज मजबूत होगा या उनकी अपीसमेंट बढ़ेगी, और इससे महिला सुरक्षा पर असर होगा। तो अब ये MMM है बीजेपी का वहां पर, कि इसी को कैसे लिंक किया जाए, है ना? तभी देखते हैं, मतलब अभी तो है, टाइम है चुनाव में। जी जी, थैंक यू अमिताभ, आपने ये सारे इश्यूज कवर किए और इन डेप्थ आपने सारी बात समझाई। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सर। थैंक यू।